नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम से जाना जाता था? एक पिंगल है, एक डिंगल है, ये दोनों याद रखना है। पिंगल दोस्तों जो है ब्रज भाषा को नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा किस भाषा को बोला जा रहा है आरंभ में। तो दोस्तों पिंगल को आरंभ में दोस्तों ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम से जाना जाता था, या फिर अगर अपभ्रंश में भी आ जाएगा या उसकी सहायक रही है, इस बीच की कड़ी रही है, ऐसा कुछ बोल देगा तो आप ब्रज भाषा लगाइएगा। डिंगल जो है राजस्थानी के लिए है, पूर्वी जो राजस्थानी है वहाँ से उससे रिलेटेड डिंगल बोला जाएगा कि पूर्वी राजस्थानी जी या फिर राजस्थानी भाषा को किस नाम से और जानते थे, तो डिंगल याद रखिएगा। पिंगल यहाँ पर ब्रज भाषा का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि हिंदी की है। 14 सितंबर और टाइम याद रखेंगे 1949। साथ ही साथ ये हिंदी दिवस है और 343 अनुच्छेद है जिसमें दिया गया है देवनागरी लिपि और हिंदी के बारे में राजभाषा का दर्जा इनको मिला, मतलब कि हिंदी को। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अंबर पनघट, अंबर को डायरेक्ट पनघट कह दिया गया है, इसमें डूबो रही तारा को घट यानी घड़ा कह दिया गया है। उषा नागरी, नागरी उसको कहते हैं जो नगर की स्त्री होती है, तो उषा को नगर की स्त्री बोल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो है अभेद्यता प्रकट की जा रही है, तो रूपक अलंकार हो जाता है। देखिए जब किसी की उपमा दी जाएगी तो उपमा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वही बोल दिया जाए, जैसे अंबर पनघट, अंबर को डायरेक्ट पनघट बोल दिया गया है और तारा को डायरेक्ट घड़ा या घट बोल दिया गया है, उषा को नागरी बोल दिया है, तो ऐसे जगह पे आपका रूपक होता है। और जब सा से सी उसके जैसा ऐसे जैसा करेगा तो उपमा करेंगे। यमक कब करते हैं? यमक करते हैं जब दो दिया रहेगा और क्या होगा, मीनिंग अलग अलग निकलेगा। ठीक है, एक ही बात का, जैसे कुलकुल वाला था, खगकुल कुलकुल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद उत्प्रेक्षा में मनहु मनहु जनहु ऐसे लिखा रहता है, माना जाता है। नेक्स्ट देखिए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें चौक की आवृत्ति हो रही है। किसकी? चौक की आवृत्ति हो रही है। खेल रही है जलथल में, तो ल की आवृत्ति, तो चौक की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाए, यमक में दो मीनिंग रहेगा, एक ही वर्ड रहेगा, दो मीनिंग निकलेगा। उपमा में किसी की उपमा दी जाएगी, ठीक है, किसी से। और श्लेष में दोस्तों यमक की तरह ही होता है लेकिन कई मीनिंग निकलता है। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। इसके एग्जाम्पल्स को ज़्यादा रटना है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे, कतर वियोत में कौन सा समास है? कतर वियोत में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। यहाँ पर आपका योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, लेकिन इससे नहीं पहचानना है। देखिए कतर वियोत में जो है क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है काटना छाटना, कटनी छटनी। ठीक है, तो काटना छाटना इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जीत हार होता है, पाप पुण्य होता है, माता पिता होते हैं, ऐसे करके उल्टा सीधा रहता है, दिन रात रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बहुब्रीहि में क्या होता है, किसी अन्य को कर देता है। और भी आपका जो द्विगु है संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष में आपको बताऊंगा, तत्पुरुष के कई पार्ट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, गौः धन जो है चरती में संधि बताना है। तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये अंक की जो अह की मात्रा है, सॉरी, ये दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। साथ ही साथ ये जब हटता है तो श बन जाता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा गौश्चरति, गौश्चरति। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं आप कर दे रहा हूँ दुह प्लस चरित्र, ये क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र हो जाएगा, दुष् हो जाएगा, चरित्र। ठीक है, इसी प्रकार से निह धन चल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये था आपका गौः धन चरती। दोस्तों गौश्चरति, सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यक्तिगत पत्र वहां लिखा जाता है जहां व्यक्तिगत संबंध हो। तो यहाँ पर देखिए आपका व्यवसायियों के मध्य व्यवसाय संबंध रहेगा, सरकारी अधिकारियों से जो है पद के हिसाब से आपका संबंध रहेगा। ठीक है, और जो है आपका सगे संबंधियों में आपका व्यक्तिगत संबंध है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई जैसे मित्रत्व का लिख रहे हैं तो कोई उतना चीज करने की जरूरत नहीं है। शुरू में बस प्रियजन, अगर आप छोटे को लिख रहे हैं तो ऐसे कुछ शुभाशीष करके लिख सकते हैं, बड़े को लिख रहे हैं तो कुछ ऐसे आदरणीय करके लिख सकते हैं, मित्रत्व को तो ऐसे ही लिख देते हैं, वो बुरा नहीं मानने वाला। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत संबंध वाले रिलेशंस जितने आपके हैं उसमें आप व्यक्तिगत संबंध वाले लिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कुर्सी पर जो है मास्टर जी बैठे हैं।
इस वाक्य में कुर्सी शब्द जो है किस कारक में है, तो कुर्सी पर है। पर किसको बताता है, ये अधिकरण को बताता है। में या पर जो है ये अधिकरण को बताता है। का के की ना ने ये सब किसको बताता है, ये संबंध को बताता है, जिसे मोहन का कुछ ऐसे करके लिखा रहेगा। संप्रदान जो होता है वो के लिए देता है। संप्रदान क्या देता है, के लिए सेंस देता है। इसमें को भी आ जाता है, लेकिन मिनी निकलेगा के लिए का। करण जो है से या द्वारा होता है, से या द्वारा होता है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुर्सी पर है, पर से पता चला है अधिकरण कारक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। बिल्कुल भैया, प्रेम जो है अनदेखी राहों की तरह आकर्षक लगता है। और वाक्य का काल पहचानना है, कौन सा काल यहाँ पर होगा, तो ये सामान्य बात हो रही है, कोई ऐसा विलक्षण बात नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह आई हो तो, वह आई हो तो क्या है, मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो वह आई हो तो वर्तमान काल की बात है, वर्तमान ही होगा, तो सब में वर्तमान ही ऑप्शन दिया है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, तो क्या वह आई हो तो मतलब इसको संभावना अगर व्यक्त कर रहा है, अगर आई हो तो, ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो साधारण और मिश्र वाक्य को बिचाता है औ इत्यादि ये सब लगा करके, तो इसमें लगाता है, ये बनाता है आपका संयुक्त वाक्य। वाक्य बहुत बड़ा रहेगा, किसी से जो जोड़ेगा संयोजक अवयव के द्वारा दोस्तों इसको जोड़ेगा, दो वाक्य रहेगा उसमें, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य मिला करके। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल या साधारण उसी को कहते हैं, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य उसी को कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ मिश्र, सरल और संयुक्त। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, मंगवाया। ये क्या है, जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया डी, जिसे कि किसी और से करवाया जाता है ये काम। ठीक है, जब प्रेरणार्थक होता है, प्रेरणा देकर या कुछ भी कहिए, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको पकड़ लेंगे आप, वाया, करवाया, इनसे गिरवाया, इनसे लड़वाया, ऐसे करके दिया रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला हुआ है। तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं इनको, महादेवी वर्मा जी को, और इनको मिला है यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। इनके कुछ और हैं जो कविता संग्रह इत्यादि जो कि एग्जाम में आते हैं। एक तो निर्जा आता है, उसके बाद एक निहार है, वैसे ही लिखा हुआ है निर्जा की तरह ही, एक निहार है, एक निर्जा है, एक निहार है, एक रश्मि है और दीपशिखा है। दीपशिखा दोस्तों जो है और रश्मि, सांध्य गीत, ये सब इन्हीं का है, तो याद रखिएगा। सांध्य गीत एक आता है, सांध्य गीत, और एक आपका आता है कौन सा, एक आपका आता है निर्जा, रश्मि एक आता है, रश्मि। ठीक है, रश्मि है तो इनका हो जाएगा रश्मि रथी आ जाएगा, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताएंगे रश्मि रथी अगर आ जाता है वो किसने लिखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है, चल सकते हैं यानी सामर्थ्य सूचक है। अब आप चल सकते हैं, हो सकता है कि आप जो है पैर में कुछ प्रॉब्लम रहा हो, अब सामर्थ्यता आ गई हो, तो क्या हो, आपका समर्थ सूचक है, चल सकते हैं। अब आप ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, जिसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर सामर्थ्यता की जहाँ बात होगी सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चयता की बात होगी तो निश्चयार्थ हो जाएगा, बाध्यता की बात होगी करना ही होगा इत्यादि, आपका इच्छावाचक मतलब यहाँ पर करना है या ना करना है आपकी इच्छा रहेगी, तो वाक्य से पकड़ लेंगे। स्थावर का विलोम बताना है, स्थावर का होता है जंगम, स्थावर का क्या होता है जंगम। साथ ही साथ जो है आपके और जो दिए हुए हैं इनको भी आप याद रखिएगा। जो है सचल का क्या होता है, सचल का होता है अचल, सचल का क्या होता है अचल। चंचल का क्या होता है स्थिर, स्थिर व्यक्ति है, चंचल व्यक्ति है। चेतन का क्या होता है, चेतन का आपका जो होता है वो आपका अचेतन होता है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, नहीं वाला बताना है। महादेव होता है ये पशुपति नाथ भी होता है, पशुपति भी होता है, और चक्रपाणी ये विष्णु जी का है। चक्र कौन रखता है, विष्णु जी रखते हैं, शंकर उन्हीं का है। साथ ही साथ एक जो है आप लोगों को याद ही होगा, हर और आपका शंभु, चंद्रशेखर, ये सब सबको याद रहता है। त्रिपुरारी, गंगाधर, महेश, चंद्रमौली, ये सब सबको याद रहता है। एक आप शिव जी का याद रखिएगा मेरे कहने पर, मदनारी, मदनारी दोस्तों जो है ये शंकर जी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जब आएगा ना तो एक नंबर आपका सबसे अलग आप पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, जहां पर कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी। तो वाच्य तीन प्रकार के हैं, कृतवाच्य, कृतवाच्य हो जाएगा जहां कर्ता की प्रधानता होगी, भाववाच्य जहां भाव की प्रधानता होगी, और जहां पे कर्म की प्रधानता होगी कर्मवाच्य हो जाएगा। डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बलि और बलि का अर्थ, इस बलि का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है, बलिदान इसका अर्थ होता है। और इस बलि का अर्थ होता है, क्या होता है, वीर होता है, शक्तिशाली जो होता है, इसको इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बलि का बलिदान और वीर, वीर। रसोईया में प्रत्यय लगा हुआ है, रसोईया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है, ईया, तो ईया ऑप्शन नंबर आपके बी में है। रसोईया में प्रत्यय, प्रत्यय मैंने पीछे आगे लगा हुआ है, और आगे जो लगा हुआ होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तदित और दोस्तों जो है कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं उसको, वो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण यानी क्वालिटीज की बात करेगा। देखिए सुंदरता, देखिए सुंदर जो है विशेषण है, लेकिन जब ता लगा दिया है तो ये दोस्तों जो है आपका विशेषण नहीं रहा। कवि दोस्तों ये विशेषण नहीं है, और विद्वान दोस्तों ये विशेषण है, जिसे विद्वान व्यक्ति होता है ना, तो ये आपका विशेषण है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें से बहुत ही टफ जो है ऑप्शंस दिए गए इस बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। तो ओ और औ अगर आप बोलेंगे तो जो है ओठ का उपयोग होगा, साथ ही साथ कंठ का उपयोग होगा, तो जो है कंठोष्ठ होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ और औ जो है उच्चारण की दृष्टि से कंठोष्ठ होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कंठोष्ठ, ठीक है। अगर बात करेंगे ओ की, तो ओ की अर्ध जो है आपका संवित होता है, और औ दोस्तों जो है अर्धविमित होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको छ बनाना हो, त्र बनाना हो, ज्ञ बनाना हो, छत्रज्ञ, या फिर श्र बनाना हो। इसको जब बनाना होगा तो आपको आधा श र मिलाना होगा, और इसको जब आपको बनाना होगा तो आधा क श मिलाना होगा। त्र बनाना होगा तो ये सब आपका जो है त, आधा त और र मिलाना होगा। और अगर दोस्तों आपको जो है ज्ञ बनाना है तो आपको ज प्लस इय मिलाना होगा। अगर बात करेंगे दोस्तों श्र बनाना हो तो आधा आपको जो है ये तालाबी श आपको बनाना होगा, उसके बाद आपका र बनाना होगा। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये चारों को आप याद रखिएगा। ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा होता है। तो काकल्य वर्ण दोस्तों ह होता है। काकल्य वर्ण किसको कहते हैं दोस्तों, जो है उच्चारण के बाद मुख की गुहा जो है ये क्या हो जाती है, खुली रहती है, और वायु बंद और कंठ झटके से खोल करके बाहर निकल जाती है। जैसे आप ह बोलिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। इसका मतलब ये है कि विपरीत स्थिति में जो है उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, वो आपका है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो ये दोस्तों खड़ी बोली से आपका विकसित हुआ है। जैसे क्रम एक लगभग याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत, इसमें आपका वैदिक और लौकिक, फिर उसके बाद जो है पाली, फिर आपका प्राकृत, फिर उसके बाद दोस्तों जो है अपभ्रंश, कहीं कहीं आपका अवहट भी आ जाएगा, फिर सौसेनी, ठीक है। फिर आपका आगे आपका जो है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली आएगा, फिर आपकी हिंदी आएगा। तो ये कुछ क्रम है, लगभग आपको याद होना चाहिए कि कभी इधर से पूछेगा, कभी इधर से पूछेगा, कभी इधर से पूछेगा, कभी यहाँ से पूछेगा, कभी यहाँ से पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 9 था सामान्य हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे प्रैक्टिस सेट फ्री में सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, प्लेलिस्ट में नए नए जो है सेट्स ऐड होते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।